पचास का क्वेश्चन अरे यार,
हेलो हेलो हाँ यू कैन हेलो तो have you started the recording? या Recording start है ना? हाँ स्टार्ट है Okay. हाँ स्टार्ट Understand ना what is shared buffer, what is wall buffer, what is the use of the work memory and maintenance work memory. हाँ एक बार And वॉल always remember, sorry, कैन यू रिपीट वॉल बफर अगेन wall buffer. या वॉल बफर Wall buffer. See, let me explain you about the shared buffer and wall buffer. Shared buffer में देखो, कोई भी क्यूरी, if you are executing the select query, right? And वो सेलेक्ट क्यूरी का अगर आउटपुट आपको शेयर्ड बफर में मिल जाएगा, ओके, डेट इज कॉल्ड द कैसे हिट, मींस उसको बना बनाया एग्जीक्यूशन प्लान, मींस ईच डेटाबेस इज हैविंग द एग्जीक्यूशन प्लान मेथड. एग्जीक्यूशन प्लान मींस कि आपका एक्चुअल जो डेटा रहता है वो डेटा फाइल में अवेलेबल रहता है, ओके. So your actual data will be available in the data files, okay, and this is the memory area where, like, whenever your database is up and running, so temporarily it fetch the data from here and it keep a snap of the data in the memory area. तो मेमोरी एरिया से जो भी अगर सेलेक्ट मीन्स लाइक द रीड ऑपरेशन आता है, रीड ऑपरेशन मीन्स की सेलेक्ट क्यूरी, ओके. तो इफ इट्स रीडिंग द डेटा फ्रॉम द शेयर्ड बफर, ओके, उसको बोलते हैं कैसे ही, डायरेक्टली इट्स हीटिंग द डेटा फ्रॉम द बफर, ओके. और इससे क्या होता है, आपका डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस रहता है वो मेंटेन रहता है, बिकॉज इट्स रीडिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फिजिकल फाइल. अगर बार बार वो फिजिकल फाइल से डेटा रीड करता है, ओके, तो आईओ इंपैक्ट होता है, आईओ परफॉर्मेंस स्लो होता है, आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस स्लो होगा, ओके. तो यहां से रीड करने का मतलब क्या है कि इट्स नॉट, यू नो, वो उसको डेटा इसमें नहीं मिला, इट्स नॉट फाउंड द डेटा इन द शेयर्ड बफर एंड इट्स गोइंग टू, you know, prepare a plan, and on that plan basis only it's read the data from the data file, take a snap of the data, store in the shared buffer, and then from the shared buffer only then it will show the data to the user. तो अब इसमें क्या हो रहा है, it's preparing a plan, right, and using that plan it's going to read the data from the data file, it take a snap of the data, store in the shared buffer, and then it will show the data to the user, ओके. और उससे आईओ इंपैक्ट होगा, आईओ मींस इनपुट आउटपुट जो परफॉर्मेंस होता है वो स्लो होगा, आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस वो रीजन से स्लो होगा. एंड इफ इट्स हीटिंग द डेटा इन द शेयर्ड बफर, ओके, नो नीड टू प्रिपेयर ए प्लान, क्योंकि वो डेटा उसको ऑलरेडी शेयर्ड बफर में ही मिल रहा है. तो इट्स हीटिंग द डेटा फ्रॉम द शेयर्ड बफर, राइट, दैट इज कॉल्ड द कैसे हीट और सॉफ्ट पार्स. एंड अगर उसको डेटा इसमें नहीं मिल रहा है एंड इट्स गोइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटा फाइल, इट मींस this is called the कैसे miss, or you can say the hard parts, okay. इसी एरिया में एक डर्टी बफर भी होता है जिसमें आपके ट्रांजेक्शन अवेलेबल होते हैं, द चेंज द ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस. वो डर्टी बफर को बैकग्राउंड राइटर विल राइट द डेटा फ्रॉम डर्टी बफर टू द डेटा फाइल, यहाँ पे उसको परमानेंटली वो सेव करता है. द वॉल बफर, वॉल बफर में क्या रहता है, वॉल बफर इज स्टोरिंग द ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस. आप कोई भी क्यूरी एक्सिक्यूट कर रहे हो एंड दैट क्यूरी इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस, ओके. इट मींस going to change something in the database. So what type of query will change in the database? The query which is like, you know, something like the select, insert, create, update, delete, alter, drop, right? So like this type of query is going to change something in the database. So those type of transaction will get captured in the wall buffer,
Okay, and those transaction also Okay. is captured in the dirty buffer. Those transaction will be available in the dirty buffer. Okay, then आपका जो wall writer है will write the data from wall buffer to the wall file. और यहाँ पे जो डेटा होता है wall file में it will be available temporarily. बट वही जो डर्टी बफर से बैकग्राउंड राइटर राइट करता है द सेम ट्रांजेक्शन, ओके, और वो डेटा फाइल में सेव होता है, वो परमानेंटली सेव होता है इन द डेटा फाइल. वॉल बफर में सिंपली वी कैन से द ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटा. तो सेलेक्ट तो कुछ चेंज करेगा नहीं, राइट? यू आर जस्ट रनिंग द सेलेक्ट कमांड. इट मीन्स यू आर जस्ट रीडिंग, ट्राई टू रीड द डेटा. बट इफ यू आर रनिंग alter, it means you are altering something, you are changing something, right? You are running create, insert, update, delete. It means you are doing something, like the command is going to change something in the database. अगर create आप करोगे, create user, create database, create table, it means you are writing something in the database. If you are running drop, right, means you are removing something from the database, right? If you are altering, you are inserting, right, you are dropping, means you are executing the command which is going to change something in the database. तो वो टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है इट विल गेट कैप्चर इन द वॉल बफर एंड इट विल वॉल राइटर विल राइट दो ट्रांजेक्शन फ्रॉम वॉल बफर टू द वॉल फाइल. एंड यही जो डेटा होता है इट विल बी useful during the database point in time recovery. Whenever we will learn the database physical backup and recovery, then you will get to know what is the use of the wall file actually. Because suppose it's getting to store the permanently, it's saving in the data file, right? I said ना कि like dirty buffer को write करेगा आपका background writer from here to data file, right? तो permanently it's saving in the data file. And wall writer will write the data from wall buffer to the wall file. Okay, it's available temporarily. So once the old, it will reach to the threshold, the like whatever the size you have given for the wall file. Once it will reach to the that value, then again it, whenever the new जो भी transaction आएगा, okay, then again wall writer will try to write those transactions. Whenever it will write the new transaction, ऑटोमेटिकली इट विल ओवरराइट ऑन द ओल्ड वन. तो ओल्ड डेटा क्या हो जाएगा, ओल्ड डेटा रिमूव हो जाएगा, राइट, एंड न्यू ट्रांजेक्शन फिर राइट कर देगा. देन अगेन वेन एवर इट विल रीच इट टू द मैक्स लिमिट, देन नया ट्रांजेक्शन आएगा वॉल बफर के थ्रू, तो वॉल राइटर अगेन ओवर राइट कर देगा. तो क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले जो ओल्ड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो वॉल फाइल से चले जा रहे हैं, न्यू ट्रांजेक्शन इसमें सेव हो रहा है. तो अब वो ओल्ड ट्रांजेक्शन भी हमको चाहिए, तो वो कैसे मिलता है? each database having the the method called the archive file. Oracle is having, MySQL is having, PostgreSQL is having. तो archive file is nothing but जो भी old data है जिसको overwrite करके यहाँ से remove हो जा रहा है, ये क्या करता है, archiver read those transaction from here and create a backup of those transaction and write it at the archive location. ये मैन्युअली हमको इनेबल करना पड़ता है. आर्काइव मोड, डेटाबेस का आर्काइव मोड हमको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है और लोकेशन देना पड़ता है. तो व्हाट इट विल डू, वेन एवर ट्रांजेक्शन विल कम इन द वॉल फाइल, ठीक है, एंड वेन एवर इट रीचेस टू द द मैक्स लिमिट, आर्काइवर क्या करेगा, आर्काइवर विल स्कैन द वॉल फाइल and read all those transactions from here and generate a backup file of the transaction and write it at the archive location. तो अब ये यहाँ पे परमानेंटली अवेलेबल रहेगा. अब ये यहाँ पे ओवरराइड भी there is no issue because जो old data था उसको already archiver process will take a backup and write it at the archive location. Understood? What is the use of the wall buffer, how it works here, and then how it go to the archive and write a archive wall file. देखो सिंपल है, वो ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा क्यूरी जो कि डेटाबेस में गोइंग टू चेंज समथिंग, तो किस टाइप का क्यूरी उसमें चेंज कर सकता है. सेलेक्ट
will not change anything. Select is just reading the data. बट आप जब क्रिएट रन करोगे, जब इंसर्ट रन करोगे, जब डिलीट, ड्रॉप, अल्टर, इस टाइप का कमांड जब रन करोगे, इट मींस यू आर चेंजिंग समथिंग इन द डेटाबेस। या नया ऐड कर दो, या तो कुछ जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कंकरेंट डेटा, उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब वो टाइप का ट्रांजेक्शन क्या होगा, यहाँ कैप्चर होता है वॉल बफर में। एंड द सेम लाइक इफ यू आर इंसर्टिंग समथिंग, वन सतीश inserting the new data, it will be available in the wall buffer and the same transaction will be available in the dirty buffer, because अगर हम insert कर रहे हैं तो that वो insert data will also be available in the data file, right? तो वो दो जगह पे राइट होता है, जो चेंज वाले डेटा होते हैं वो दो जगह पे राइट होते हैं, एक डर्टी बफर में, एक वॉल बफर में। तो डर्टी बफर वाला डेटा बैकग्राउंड राइटर विल राइट इट फ्रॉम द डर्टी बफर टू द डेटा फाइल, and wall buffer wala data wall writer will write it from the wall buffer to the data file. The data file and wall file में difference is कि wall file में जो डेटा राइट हो रहा है वो परमानेंटली राइट हो रहा है, और वॉल फाइल में जो डेटा राइट हो रहा है, डेटा फाइल में जो डेटा राइट हुआ वो परमानेंटली राइट हुआ, और वॉल फाइल में जो डेटा राइट हुआ फ्रॉम वॉल बफर टू वॉल राइटर टेम्पररली राइट हुआ। अब उसको भी परमानेंटली करने के लिए डेटाबेस शुड बी रनिंग इन आर्काइव मोड। जब डेटाबेस आर्काइव मोड में रन होता है तो फिर वो ओल्ड डेटा का क्या करता है, हर बार एक बैकअप ले लेता है और आर्काइव फाइल वो डेटा का यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे जब वॉल राइटर ओवरराइट भी कर देता है, ओल्ड डेटा यहाँ से रिमूव भी हो गया, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड डेटा का एक बैकअप यहाँ पे आर्काइव लोकेशन पे अवेलेबल होता है, विच इज वेल लाइक द हेल्पफुल during the database point in time recovery। ये क्यों होता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑलरेडी वो डेटा तो डेटा फाइल में परमानेंटली अवेलेबल ही है, देन व्हाई वी नीड आर्काइव फाइल फॉर पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो डेटा तो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। बट सपोज यू जस्ट थिंक कि आपने 12 o'clock को नाइट में या 1 AM को नाइट में बैकअप लिया डेटाबेस का, तो अब ये डेटा फाइल में एंड आर्काइव लॉग फाइल में, वॉल फाइल में जो बैकअप हुआ इनका, ठीक है, अब 1 o'clock तक जो डेटाबेस का स्टेटस था उसका इसने बैकअप ले लिया, अब वो स्टेटस अवेलेबल है आपके प्रीवियस बैकअप। एंड सपोज मान लो कि 3 PM को आपका डेटाबेस क्रैश हो गया, राइट? अब डेटाबेस क्रैश हो गया तो आप बैकअप यूज करोगे टू रिकवर द डेटाबेस। तो आप जब रिकवर करोगे तो अब वो बैकअप में डेटा कब तक का अवेलेबल है, नाइट में 1 AM तक का। जब आपने बैकअप लिया है तब तक का केवल डेटा उसमें अवेलेबल है, राइट? तो अब उसको रिकवर कर दोगे तो आपका ये डेटा फाइल और वॉल फाइल अब अप टू वो स्टेटस तक तो डेटा इसमें आ गया। बट व्हाट अबाउट द आफ्टर द बैकअप टिल द क्रैश टाइम तक, 1 AM के बाद से और 3 PM तक का बैकअप वो कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो वो मिलेगा क्योंकि हमारे पास एक आर्काइव लॉग भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है आर्काइव लोकेशन पे, तो वो पूरा आर्काइव वहाँ पे अवेलेबल रहता है आर्काइव लोकेशन पे। सो वंस यू विल डन विद द डेटाबेस रिकवरी यूजिंग द बैकअप, और जब रिकवरी स्टार्ट करते हो देन योर डेटाबेस विल स्टार्ट टू रीड द डेटा फ्रॉम द आर्काइव फाइल एंड इट विल स्टार्ट टू अपलोडिंग दोज डेटा टू द डेटा। ठीक है, तो वो क्या हो जाए, हाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा, वापस से स्टार्ट करना होगा, इधर होल्ड हो जा रहा। होल्ड, हाँ कहाँ वहाँ पे नेटवर्क इशू है क्या? हाँ, इधर नेटवर्क इशू बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो अभी फिर से डिस्कनेक्ट हुआ क्या? हाँ अभी डिस्कनेक्ट हुआ, अभी तो नहीं, बट अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। हाँ अभी आर्काइवल के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, आर्काइव का देखो क्या है, आर्काइव का एज आई सेड कि आपने सपोज बैकअप लिया रात को 1 बजे, ठीक है, और आपका डेटाबेस शाम को 3 o'clock को क्रैश हो गया। तो जब आप डेटाबेस का रिकवरी करोगे यूजिंग द बैकअप, तो आपका डेटा फाइल एंड वॉल फाइल कब तक अपडेट होगा,
जब बैकअप आपने लिया है तब तक का डेटा इसमें आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट आप वो 1 o'clock के बाद से टिल द क्रैश टाइम तक का डेटा कहाँ मिलेगा? तो वो डेटा मिलेगा हमको आर्काइव फाइल में। ओके, तो जब डेटा बैकअप से रिकवरी हो जाता है, देन आफ्टर आपका जो डेटाबेस होता है इट विल लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो वो उसको पता चलता है कि वो सारे मेरे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने आर्काइव एक इनेबल किया हुआ है और वो सारे ट्रांजेक्शन आर्काइव में अवेलेबल है। देन योर डेटाबेस विल स्टार्ट टू रिकवर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द आर्काइव वॉल फाइल एंड इट विल रिकवर टिल द क्रैश टाइम। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द आर्काइव वॉल फाइल। Actually, it's basically used to recover your database till the crash time. Understood na what I said, like? Huh? Yes, sir. तो ये देखो, change the data is coming in the wall buffer. ठीक है, same is going in the dirty buffer. Okay, background writer is writing the data from dirty buffer to the data file and यहाँ पे वो permanently save कर रहा है। wall buffer is writing the data from wall buffer to the wall file, but यहाँ पे वो temporarily data available रहता है और जो भी size wall file का रहेगा, once it will reach to the high limit, then wall writer again जो new transaction आएगा उसको overwrite कर देता है, तो पुराना डेटा चला जाता है। तो वो पुराने डेटा को का भी मतलब एक बैकअप रखने के लिए डेटाबेस हैज इंट्रोड्यूस्ड द आर्काइव मोड, डेटाबेस आर्काइव मोड, and each database is having their archive mode like the Oracle, MySQL, Postgres. Okay, they are having their archive mode method. archive mode method से क्या होता है कि जो ओल्ड डेटा इसमें रहता है, वंस लाइक ये आपका वॉल फाइल जब रीचेस टू द हाई लिमिट, देन आर्काइवर व्हाट इट विल डू, आर्काइवर विल रीड दोज डेटा। ओके, जो भी इसमें वॉल फाइल में अवेलेबल है रीड करता है और उसका एक बैकअप लेके आर्काइव लोकेशन जो आप इनेबल करके आर्काइव लोकेशन देते हो वो लोकेशन पे एक बैकअप फाइल जनरेट कर देता है। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, ओल्ड जो भी ट्रांजेक्शन था इसमें जो भी डेटा अवेलेबल था वो सारे आर्काइव फाइल में आपके अवेलेबल हो गए। अब जब नया ट्रांजेक्शन आएगा वॉल फाइल आपका वॉल बफर से एंड वॉल राइटर इसमें राइट कर देगा, ओवर राइट कर देगा, तो पुराना डेटा चला भी गया तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बैकअप आर्काइवर ने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो जितने भी नए डेटा आएंगे और ओवरराइट से पहले आर्काइवर प्रोसेस आपका क्या करता है, उसका एक बैकअप लेके और आर्काइव लोकेशन पे एक फाइल जनरेट कर देता है। तो वो हमेशा होता है, डेटाबेस विल टेक केयर इंटरनली ऑल दोस पार्ट। जैसे ही आपका वॉल फाइल हाई लिमिट पे रीच होगा, आर्काइवर विल रीड दोज डेटा एंड जनरेट ए बैकअप ऑन द आर्काइव लोकेशन, और वो आर्काइव वॉल फाइल आर्काइव लोकेशन पे अवेलेबल रहता है। तो एक बार जब हम इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कर लेंगे ना तो वो टाइम पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ आर्काइव मोड जब इनेबल कर देते हैं तो क्या होता है उसमें, कैसे मतलब वो जनरेट करता है वहां पे आर्काइव फाइल्स। ओके, तो अंडरस्टूड ना कि व्हाट इज मीन ऑफ द वॉल फाइल। वॉल फाइल बेसिकली यूज टू रिकवर योर डेटाबेस टिल द क्रैश टाइम। तो अगर आपके पास बैकअप भी है एज आई सेड कि 1 o'clock को बैकअप लिया आपका डेटाबेस नाइट में 1 o'clock को, और आपका डेटाबेस क्रैश हो गया शाम को 3 PM को, तो अब नाइट में आपने बैकअप लिया और आज 3 PM को डेटा क्रैश हो गया, तो आप जब बैकअप को यूज करोगे टू रिकवर योर डेटाबेस तो बैकअप में डेटा कब तक अवेलेबल है, नाइट में 1 o'clock तक का, राइट। और जब आप वो बैकअप को यूज करके आपको डेटाबेस को रीस्टोर करोगे तो आपका ये पूरा डेटा फाइल कब तक अपडेट होगा, केवल नाइट में जब तक का बैकअप है डेटा फाइल बैकअप में वो तब तक आपका डेटा बेस अपडेट होगा। और अदर ट्रांजेक्शन कहाँ मिलेगा, अदर ट्रांजेक्शन मिलेगा आर्काइव वॉल फाइल। तो 1 o'clock तक का डेटा बैकअप से रिकवर हो जाता है, देन योर डेटाबेस आर्काइव फाइल के लिए मूव करता है। ठीक है, उसमें पैरामीटर होते हैं अलग अलग, वेन एवर वी विल आई विल शो यू द डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी ना, देन ऑन दैट टाइम आई विल शो यू। तो उसमें क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, तो वेयर वी नीड टू
टेल द डेटाबेस कि हाँ दिस इज द archive location from where you need to read the data and apply the data to the database after the backup, like whatever the transaction has been made in the database, all those transaction is available in the archive file. So database, what database will do, it will start to restore the data from the backup first, and then after it will restart the recover the data from the archive file till the crash time. तो उससे क्या होता है कि बैकअप से उसको 1 o'clock तक का फुल डेटा मिल जाता है और आर्काइव से आफ्टर द बैकअप एंड टिल द क्रश टाइम का फुल डेटा इन द आर्काइव फाइल से मिल जाता है. तो आपका डेटाबेस विल बी अप टू डेट टिल द क्रश टाइम. अंडरस्टूड ना व्हाट इज द यूज ऑफ द आर्काइव? ओके ना? यस सर. Yes, sir. तो बैकग्राउंड राइटर समझ में आया ना? व्हाट बैकग्राउंड राइटर एक्चुअली डूइंग? Yes, sir. बैकग्राउंड राइटर इज राइटिंग द डर्टी बफर data from dirty buffer to the data file. Wall writer is writing the data from wall buffer to the wall file. Archiver process is reading the data from the wall file and generating a backup file at the archive location. ठीक है, यहाँ पे जो भी ओल्ड डेटा था उसका रीड करता है एंड उसको बैकअप लेके archive लोकेशन पे इट विल क्रिएट अ archive वॉल फाइल. ठीक है, चेक पॉइंटर is responsible whenever checkpoint, every database is like the occurring the checkpoint every database. जब आप बैकअप रन करोगे चेक पॉइंट ऑकर होगा. ठीक है, जब आप डेटाबेस शट डाउन करोगे चेक पॉइंट ऑकर होगा. जब बैकअप रन करोगे चेक पॉइंट ऑकर होगा. तो चेक पॉइंट का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग इन द डेटाबेस इज चेंजिंग. तो जब जब डेटाबेस में कुछ चेंजेस होते हैं वो टाइम पे डेटा चेक पॉइंट ऑकर होता है. और जब जब चेक पॉइंट ऑकर होता है इट विल सेंड ए नोटिफिकेशन टू द बैकग्राउंड राइटर कि जो भी डेटा अवेलेबल है इन द डेटा बफर, डर्टी बफर, आप उसको राइट कर लो इन द डेटा फाइल. ठीक है, तो चेक पॉइंटर क्या करता है, जब जब डेटाबेस में चेक पॉइंट ऑकर होता है वो चेक पॉइंट को कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन एंड देन इट सेंड रिक्वेस्ट टू द बैकग्राउंड राइटर कि जो भी डेटा अभी मेमोरी में अवेलेबल है इन द डर्टी बफर आप उसको राइट कर लो फ्रॉम डर्टी बफर टू द डेटा फाइल. तो इसका काम ही वही है कि वो चेक पॉइंट को कैप्चर करता है जब जब डेटाबेस में मतलब कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें कि डेटाबेस ने डिसाइड हुआ कि हाँ ये टाइप का सिनेरियो होगा डेटाबेस में, देन इट विल ऑकर द चेक पॉइंट विल ऑकर इन द डेटाबेस. तो जब जब चेक पॉइंट ऑकर होगा तो चेक पॉइंटर विल कैप्चर द चेक पॉइंट occurring information. Okay, and then it send a request to the background writer. Either simply you can say it flushes the shared buffer. Flushes means कि it's writing the dirty buffer from the, like it's sending the request to the background process. Either you can say the flushing means कि यहाँ पे जो डर्टी बफर में डेटा है चेक पॉइंटर इसको फ्लश करता है. और फ्लश करने के बाद फ्लश का मतलब क्या है कि इट्स forcefully saying like you can write the data, whatever the data is available in the dirty buffer, it's need to be available in the data file. तो background writer को वो रिक्वेस्ट भेजता है, बैकग्राउंड राइटर विल राइट इट फ्रॉम द डर्टी बफर टू द डेटा फाइल. तो सिंपली चेक पॉइंटर के लिए आप बोल सकते हो जब चेक पॉइंट आकर होगा इट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द बैकग्राउंड राइटर टू राइट द डेटा फ्रॉम द डर्टी बफर टू द डेटा फाइल. सिंपल. ठीक है ना? तो अंडरस्टैंड ना व्हाट इज द पोस्ट मास्टर, व्हाट इज द चेक पॉइंटर, व्हाट इज द बैकग्राउंड राइटर, right? What is the wall writer, what is the archiver, what is the data file control file, archive log file? Hello, sir. Yes. हेलो. मेरे को लग रहा है ये कंट्रोल ले रहा है उधर से. सॉरी, मेरे को आवाज ही नहीं जा रहा है. हेलो हाँ सर. आपका आवाज आ रहा है. आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो. आवाज आ रही है. हाँ हेलो. हेलो सर. हेलो.
नहीं आ रहा है यस भी सर। सर का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। और अदर को आवाज आ रही है क्या? मंजीत, रेवन? हाँ आवाज आ रही है। यस सर यू ऑडिबल। Maybe Vishal, I think you are having some issue with the laptop only. So तो आवाज नहीं आ रही। हेलो yes, हेलो yes, Vishal. हाँ सर सर एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है सर। No, maybe the issue with the your laptop only because the Manjeet and Revan is, you know, hearing well. So सर मैं ट्राई कर रहा हूँ आंसरिंग द क्वेश्चन। okay, तो ये आर्किटेक्चर समझ में आया ना? What is the use of the post master? What is postgres? What is check pointer? What is all these background processes? What is the physical files? What is the shared wall work memory and maintenance work memory? Understand now what is the architecture, PostgreSQL Yes, sir. architecture. यस सर Okay. Now I'll show you the hello. Yeah, sir, if you don't know, can you please repeat once again? Actually, there I have some a lot of issues with hearing the problem and all. मंजित, ये विशाल आप क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मंजित क्या बोल रहे हैं? बोलना Sir, actually, I'm saying इतना समझ में नहीं आया understand. Sir, can you please repeat once again? Because sir, from starting I have a problem. I think the problem with your system because the Revan and Manjit is hearing well, so I don't know like why it's happening with you only. But let me explain you. The postmaster, as I said, am I audible now? For you? Yes, yes, yes. The postmaster is responsible to receive the connection, okay, and the whatever the connection is coming from the client, it will get authenticated by the postmaster only, okay, and once it will get authenticated, then वो ट्रांजेक्शन मीन्स लाइक जो भी रिक्वेस्ट आता है, postmaster will assign a postgres you know the area, or we can say the assign a postgres you know the service to the session, to that connection actually. जो भी यूजर कनेक्शन आता है उसको once it will get authenticated by the postmaster, it will assign a postgres service to the that connection, okay, and each connection is having their own postgres service, each connection, okay. So each connection is having their own postgres service or postgres area, simply we can say, okay. ये जो मेमोरी होता है, it's called the shared memory. The shared memory, it's you know shared by all the connection. It's shared by all the connection. Whatever the connection is currently running with your database, this is the memory area which is shared by all the connection. In the memory, we have shared buffer, wall buffer, work memory, maintenance work memory, and postmaster, check pointer, archiver, wall, and background writer. These are the background processes. Okay. Shared buffer में like whatever the query you are executing, suppose you are executing a select query, okay, and उसको if it will find the data in the shared buffer only, अगर उसको data shared buffer में मिल जाता है, that is called the cache hit, or we can say we have another word for it also, that is called the soft pass. Means उसको बना बनाया execution plan, means you are executing a query and वो execution के लिए उसको plan already shared buffer में मिल गया, okay, So, that is called the cache hit. Sorry. no, sir, before what you told, suck part. Yeah, Hello? soft path, either you can say the cache hit. कैसे hit? Yes.
ये दोनों सेम ही है, कैसे हिट और सॉफ्ट पार्स। अगर उसको डेटा इसमें शेयर्ड बफर में मिल गया तो दैट इज कॉल्ड द कैसे हिट, और यू कैन से द सॉफ्ट पार्स। ओके, अगर उसको डेटा शेयर्ड बफर में नहीं मिलता है, then it will read the data from the data file, and how it will read, there are some situation, so वो क्या होगा, it will plan to fetch the data from the data file, that is called the hard parse, means it's reading the data from the hard file, the data file which is available on hard disk. Okay, means वो डेटा फिजिकल फाइल से रीड कर रहा है। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैसे मिस भी बोलते हैं, एंड इसको हार्ड पार्स भी बोलते हैं, पार्स, हार्ड पार्स। ओके, मीन्स हार्ड पार्सिंग मीन्स हार्ड ड्राइव से डेटा रीड कर रहा है, एंड देन वो प्लान के थ्रू जब वो डेटा यहाँ से रीड करता है, देन इट विल टेक अ स्नैप ऑफ द डेटा, it will store that snap in the shared buffer, and then after it will show the data to the user. Understood what is the use of the shared buffer? Yes, sir. Yeah, in the shared buffer also one more area inside the shared buffer, एक और एरिया अवेलेबल होता है, that is called the dirty buffer. ये जो वॉल बफर होता है, जो डर्टी बफर होता है, इट विल कैप्चर द ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस। ओके, the transaction which is going to change something in the database, means like if you are running the select in sorry, not the select, insert, update, delete, create, drop, right? तो ये टाइप का जब ट्रांजेक्शन इफ यू आर एक्सिक्यूटिंग इन द डेटाबेस, इट मींस इट इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस, राइट? तो वो ट्रांजेक्शन वॉल बफर में कैप्चर होता है, इवन दोस ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल इन द डर्टी बफर। ओके, so background writer will write the background dirty buffer from memory to the data file. जो भी डेटा अवेलेबल होता है inside the dirty buffer, background writer will write those data from dirty buffer to the data file, and यहाँ पे वो डेटा परमानेंटली सेव होता है, and the same transaction will be available in the wall buffer. The wall writer, the background wall writer is responsible to write the data from wall buffer to the wall file. ओके, तो वो वॉल फाइल में वो डेटा टेम्पररीली अवेलेबल होता है। ओके, तो टेम्पररीली अवेलेबल रहता है वंस देयर आर सम लाइक द रेस्ट्रिक्शन, द साइज रेस्ट्रिक्शन फॉर द वॉल फाइल। तो जब वॉल राइटर वॉल बफर से डेटा राइट करता है वॉल फाइल में, ओके, और वो एक बार इसके जो भी मैक्स लिमिट हमने दिया हुआ है उतना वो डेटा रीच हो जाता है, then wall writer will start overwriting the data. यहाँ से डेटा फिर न्यू डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा और वो डेटा पे ओवरराइट कर देगा। तो ओवरराइट से क्या हो गया, ओल्ड डेटा यहाँ से हट जाता है, ठीक है, बट वी नीड दोज ओल्ड डेटा आल्सो। तो टू अवॉइड टू इरेजिंग द ओल्ड डेटा, डेटाबेस इज हैविंग वन मोड कॉल्ड द आर्काइवर मोड। तो वंस आप जब आर्काइवर मोड इनेबल कर देते हो, each database is having the archiver mode like the Oracle, MySQL and Postgres. Okay, तो जब database archive mode में रहेगा, then what it will do, it will read the data, the old data in the wall file, ठीक है, और overwrite होने से पहले ही archiver process will read the data, and वो डेटा का क्या करेगा, एक बैकअप बना के archive लोकेशन पे रख देगा, ठीक है। तो जब आर्काइवर अपन इनेबल करते हैं तो ऑन दैट टाइम वी गिव अ स्पेसिफिक पाथ, एक पाथ भी देते हैं जो लोकेशन पे वो आर्काइव फाइल को राइट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो भी डेटा इसमें ओवरराइट होने से पहले जो भी डेटा रहेगा, आर्काइवर प्रोसेस वो डेटा को पूरा रीड करेगा और वो पूरा डेटा के एक आर्काइव फाइल बना के यहाँ पे राइट कर देगा। तो वॉल राइटर फिर जब न्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ पे प्रीवियस डेटा पे ओवरराइट भी कर देगा तो नो इशू, क्योंकि वो पुराने डेटा का ऑलरेडी एक बैकअप आर्काइव फाइल में अवेलेबल है, आर्काइव फाइल के रूप में अवेलेबल। अंडरस्टूड अप टू हियर, लाइक? Yes, sir. हाँ, तो अब ये आर्काइव फाइल का यूज कब होता है, जब डेटाबेस का अपन रिकवरी करते हैं तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी के टाइम पे वो डेटाबेस लाइक वॉल फाइल का यूज होता है, ठीक है। तो ये यूज होता है आर्काइव वॉल फाइल का। वर्क मेमोरी, अगर आप कोई क्यूरी
यूज कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग द ज्वाइंस, हैश, पार्सिंग, sort and joins, right, merge. तो like this type of query if you are executing, okay, और वो query execute करके if you are fetching some data, okay, तो it means it needs some, you know, the place where वो आपका sorting merging हो सके, okay. So this is the area where आपका जो query रहेगा sorting merging वाली, it will get maintained in this area only. And from here only sorting merging will happen, and then after it will show the data to the user. Okay. Maintenance work memory basically it used to maintain your database performance. So this is the work of the maintenance work memory. So how it manages? Simply like the index rebuilding hota hai database to, you know, maintain the database performance, perform the index rebuilding, perform the vacuuming. Vacuuming means simply as I said, you are removing some unwanted cheese which is not going to use anymore in the database. Okay, so you are removing those unwanted things or the dirty things which is not, you know, in use, like in the database there is no more use of those things. Okay, तो vacuuming यही काम करता है. तो understood na what is the use of the maintenance work memory? Basically, simply in words, simply you can say it maintain the database performance. Simple. Okay, and check pointer like the database में check point occur होता है. There are some situation whenever check point occur. तो जब जब check point occur होता है, check pointer is responsible to capture that check point operation or the check point detail. Okay, and then send a request to the background writer to write the data, whatever the data is available till now in the dirty buffer. You just write those data from dirty buffer to the data. The checkpoint कब occur होता है? Like if you are shutting down the like the Postgres cluster, if you are taking the database backup, okay, if you are dropping something in the database, okay, you are performing the database, you know, the complete shutdown. Okay, so there are some are the stages whenever database occur the checkpoint, and जब जब वो checkpoint occur होगा, then checkpointer background process is responsible to capture the information about that checkpoint, and then it will send a request to the background writer to write the data to the data file. So also I have given all those points here: the shared buffer, wall buffer, work memory, maintenance work memory, temp buffer. As I said, temp buffer, like in the memory area only we have one temp buffer which is used to capture the temporary segment which is not in use. So also, as you know, in your laptop also you are having the temporary space, in mobile you are having the temporary space, where like your lab system automatically capture the temporary segments, or automatically it will take it in the temporary area, right? And then after a certain period, whenever it will, you know, जो भी उसका threshold रहता है, it reaches to the threshold, automatically it will get removed. Even your email also you are having the trash area that is called the, you know, that where like the you deleted or temporary emails is available in the, you know, the trash area, or we can say the spam area. And वहाँ पे कुछ लिमिट होता है कि for next 20 or 30 days it will be available. After 30 days it will get removed automatically. So same will happen with the temporary buffer. The temporary segment automatically database will handle all those things. Automatically it will capture in the temporary segment will be captured in the temporary buffer, temp buffer, and automatically it will take care by the database. After a certain period, automatically it will get clear. Okay. Also, there are some more background processes called the auto backup, the state collector. Okay. So state collector means, you know, the every database or table statistics should be up to date in the database. तो वो जब भी टेबल में या तो डेटाबेस में there is something going to change or happening, so state collector is
updating the information in the database, and it's updating the statistic of the table and the database in the data. So those are not that much of important, but yeah, you will find all those things in the document also. But these are the things which every PostgreSQL DBA person should know about these. These are the main background processes, the main memory, and these are the physical files. Okay. Hello, sir. Hello. Yes. Yeah, sir, what is the use of the dirty buffer? Dirty buffer means like the transaction which is going to, here you can say we have the dirty blocks, or we can say the dirty pages. Okay, so this is the dirty buffer. Like the modify blocks, and modify blocks, वो modify page या modify block वो कैसे होता है? वो like you are doing something, like you are executing a command which is going to change something in the database, right? क्योंकि सेलेक्ट से तो कोई भी ब्लॉक या तो बफर या तो कोई भी ट्रांजेक्शन चेंज होगा नहीं, राइट? अगर आप क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, राइट, ये टाइप का कमांड इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग, देन देयर इज समथिंग चेंज, देयर इज समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन द डेटाबेस, राइट? तो जब डेटाबेस में चेंज होगा मींस इट्स चेंजिंग द, एज यू नो, लाइक इन द डेटाबेस योर डेटा जो होता है is saving in the data files, but it's saving in the blocks. Either you can say in the Postgres or MS SQL, it is called the pages. The pages is nothing but a blocks. Okay, तो वो जो डेटा जाता है डेटाबेस में, it's saving in the blocks only, it's saving in the pages only. Okay, तो अब जब वो डेटा को चेंज करोगे, it means you are changing something in the database. It means your blocks or pages are getting modified. Okay, so whenever your blocks or pages are getting modified, that is called the dirty buffer. Your pages is getting modified. Okay, and then after, whenever your pages or blocks is getting modified, those changed or modified blocks is captured in the dirty buffer. It will be going in the dirty buffer, and then from the dirty buffer only your database जो writer है, जो background writer है, it will write the changed block from the dirty buffer to the data file. Understood ना? Yes, sir. Simply we can say what is the dirty buffer. Dirty buffer means कि आपने कुछ command run किया, ठीक है, और वो it is going to change something in the database. Okay, तो अब वो जब चेंज कर रहा है तो डायरेक्टली इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ऑन द टेबल लेवल. इट फर्स्टली इट विल गेट चेंज इन द मेमोरी ओनली. ओके, so firstly it will read the data from here, it will take the data in the memory first, and then after it will get updated here, and then once you will give the commit, either once you will give the commit, then after background writer will write the modified blocks or modified data from the dirty buffer to the data file. तो जब commit आप करते हो तब वो जाके permanently it will get saved in the database. Understood ना? Means if anything has been changed, all those changed things will be captured in the dirty buffer, and then whenever you perform the commit, either in the PostgreSQL, auto commit is, you know, one of the method in the PostgreSQL, उसमें auto commit रहता है, तो automatically your PostgreSQL will committed each and every transaction at the same time. Okay, so it will write the data, modified blocks or modified data from the dirty buffer to the data file. ठीक है? Yes, sir. So here I have given like the shared buffer, wall buffer, work memory, maintenance work memory, and temp buffer. Okay. Background processes also I have given here, the postmaster, logger process,
So this is also one of the background process which writes the information about the data in the log file. So log file में also it doesn't mean कि like it's writing only the error of the database. कि अगर कुछ database में issue होता है, on that time only it will be going to write in the log. Like even if you are starting your database, it will write the information in the log file. Okay, if you are doing something in the database, it is going to write those information in the log file also. Even if you are facing some issue, then you want to see the more information about that error, then simply you can go to the log file and you will see the more detail about the error. So वो error, the database, the things is getting captured in the log file. वो केवल लॉग फाइल होता है जिसमें डेटाबेस अपना जो भी मतलब उसका वी कैन से इन सिंपली कि जो भी डेटाबेस में चीजें हो रही हैं, इट्स गेटिंग कैप्चर इन द डेटाबेस, मींस ट्रांजैक्शन राइट नहीं करेगा इन द लॉग. ओके, जस्ट राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस. अगर कुछ एरर्स आते हैं, ओके, एंड यू वांट टू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एरर, सिंपली यू कैन गो टू द लॉग फाइल एंड यू कैन चेक the more information about the error. तो जो भी errors होते हैं, you will get it in the log file one. ठीक है, तो वो लॉगर प्रोसेस का ये भी एक बैकग्राउंड प्रोसेस है लॉगर. तो डेटाबेस में जो भी मतलब we can say the things will happen with the database or going on with the database, it's getting writes in the log file only. कुछ अगर एरर भी रहता है वो भी उसी में राइट करता है. ठीक है, राइटर प्रोसेस इज राइटर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट द डेटा. wall writer is responsible to write it from the cache to the wall file. Auto vacuum launcher, already I told you, like there are some more background processes and all. Okay, so these are the background processes. Okay, so already I have given here. Okay, and even also I have given like what type of files available in the data file. So also I have given all those file information here. Simply you can read. Once we will install it, then you will get all these file at the Oracle data directory location. Okay, so I'll share this document also with you, so you will get to know more about the architecture and all. But simply in the architecture, you just need to understand about the this thing. What is the use of the postmaster? What actually is did? Okay. What is the use of the check pointer? What is the use of the in the memory? What is the use of the shared buffer, wall buffer, work memory, maintenance work memory? What is the use of the background writer? How the wall writer work? How the archiver work? How your data file, wall file, and archive wall file? What is the importance of all these files in the database? Okay. So already also we have this diagram in the document. So from here we like you can check. Okay. Understood up to here? Yes, sir. So what should I do? Like, will continue or you need to understand about the architecture? Then tomorrow I'll show you the complete, the database installation and all. Because we need to make, the prepare the machine. We need to install the Oracle Linux first, and then after we need to install the YUM software, and then I will show you the second installation, like the binary installation. Sir, I think it's enough for today's. I'll be continue tomorrow. Yes, sir. Yeah, We'll I think continue that tomorrow. will be good because like, agar we will go with that, the
हेलो। आई थिंक हेलो। अभी क्या कल आगे कल पढ़ेंगे सर? हाँ हाँ ठीक है कल। द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटरली व्हेन। देखो एक ही बार सारा चीज पढ़ने से मंजित नाउ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो तो अभी ये है